नमस्कार भैया। विद्या भारती की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हम कक्षा 10 विषय विज्ञान का पाठ 9 प्रकाश पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार के बारे में पढ़ा। आज हम प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल मतलब एक समतल पर होते हैं, एक ही तल में होते हैं। अगर कोई प्रकाश के लिए तीनों अगर एक तल में नहीं होगी तो वो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन नहीं करेगी। दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई, आपतन कोण को आई से व्यक्त करते हैं, इंसिडेंट बोलते हैं इसको, और जो परावर्तन कोण है इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन एंगल, तो उसको हम कोण आर से व्यक्त करते हैं। तो कोण आई बराबर होता है, आपतन कोण बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के। अब इसको हम एक प्रयोग से समझते हैं कि जैसे हमने एक समतल टेबल ले ली, जिसको हमने दीवार के पास रख लिया। इस समतल टेबल पर हमने एक दर्पण लगाया है। जैसे ये समतल टेबल है, इस समतल टेबल पर, ये समतल टेबल जो धरातल पर रखी हुई है, इस पर हमने दीवार के पास में एक दर्पण, समतल दर्पण, जो अपन घरों में चेहरा देखने में काम में लेते हैं, वो एक समतल दर्पण दीवार के पास में सीधा खड़ा कर दिया। मान लीजिए ये समतल दर्पण है, ये इसकी सतह है PQ। अब हम इस PQ पर, जो समतल दर्पण की सतह है, इस पर एक अभिलंब खींचते हैं। एक अभिलंब, हम एक अभिलंब खींचते हैं 90 डिग्री का कोण। अभिलंब क्या होता है? 90 डिग्री का कोण। तो ये एक अभिलंब खींच लिया, एक 90 डिग्री का कोण इस सतह पे हमने बना लिया, जो अभिलंब कहलाता है। तो किसी भी सतह के लंबवत खींचा गया जो कोण 90 डिग्री का है, तो उसे अभिलंब बोलते हैं। अब इस अभिलंब जो जिस बिंदु है, इस पर हमने, जैसे ये बिंदु O है, इस बिंदु O से एक तिरछी रेखा जो अभिलंब के साथ कुछ कोण बनाती है, कोण बनाते हुए एक रेखा खींची, जिसका नाम दे दिया हमने A, और ये बिंदु दे दिया B। ये बिंदु हो गया A। अब इन दोनों बिंदु A और B, इन पर दो आलपिन लगाएंगे। एक आलपिन A बिंदु पर लगाएंगे, एक आलपिन B बिंदु पर लगाएंगे। जो हमने रेखा खींची है, इस पर हमने आलपिन लगा दिए, एक बिंदु A पर और एक बिंदु B पर। जब हम इन दोनों आलपिनों का प्रतिबिंब है, जब दर्पण में देखेंगे, तो दर्पण में देखेंगे तो वो जो आलपिन है हमें दर्पण में यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे इसके प्रतिबिंब की स्थिति मान लीजिए ये C है और ये D है, सॉरी ये तो A और B दिखाई देंगे। अब जैसे ये A और B आलपिन हमें प्रतिबिंब में देखोगे तो आपको दर्पण में प्रतिबिंब उसका ऐसा दिखाई देगा। जब आपको इसको यहाँ से, इस दिशा से जब हम इन दोनों को देखते हैं आलपिन को, तो हमें देखते समय ये ध्यान रखना है कि दोनों आलपिनें एक सीध में दिखाई देनी चाहिए। एक सीध में दिखाई देने का मतलब कि जो आलपिन A है और जो आलपिन B है, उनमें से हमें यहाँ से देखने पर जिस स्थिति में एक आलपिन दिखाई देती है, मतलब जो दो आलपिन होगी तो एक आलपिन है वो दूसरे आलपिन के पीछे छिप जानी चाहिए। हमें सामने से देखने पर तो एक ही आलपिन दिखाई देनी चाहिए। जहां पर हमें एक दोनों एक सीध में दिखाई देंगी, उसी सीध में हम एक आलपिन और लगा देंगे, जिसका नाम दे दिया हमने C। और अब ये तीनों एक सीध में होगी। अब चौथी आलपिन एक और लगाएंगे, जिसका नाम है D। तो इसका नाम हो गया D। अब हम इन आलपिनों को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। अब ये हटा लेंगे दर्पण वगैरह, और जब हम आलपिनों को मिलाते हुए जो एक सीध में है, उनको मिलाते हुए जब आप एक रेखा खींचोगे और फिर अपन जब इसका कोण मापेंगे, जो कोण बन रहा है AO, और ये मान लीजिए अभिलंब खींचा, इसको नाम दे दिया हमने N।
तो ये जो कोण AON है, जो अभिलंब के सापेक्ष आपतित किरण, ये जो किरण है, ये जो AB किरण है, ये आपतित किरण है। और ये क्या है? अभिलंब। और ये जो किरण होगी जो हमने सीधी खींची है प्रतिबिंब के माध्यम से, ये जो किरण है वो कहलाएगी परावर्तित किरण। ये कौन सी किरण कहलाएगी? परावर्तित किरण। और ये जो O बिंदु है जिस पर ये प्रकाश किरण आ रही है, ये O बिंदु है, ये बिंदु कहलाएगा आपतन बिंदु। ये कौन सा बिंदु कहलाएगा? आपतन बिंदु। तो जब हम ये जो कोण है AON, ये जो कोण है A1, जब आप इसको मापोगे, अगर आपने सही ढंग से बनाया, और जो कोण है DON, इस DON को मापोगे तो ये दोनों कोण बराबर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि जब कोई भी प्रकाश किरण परावर्तन समतल दर्पण पर आपतित होती है तो वो परावर्तन के पश्चात अभिलंब के सापेक्ष जितने कोण से वो आपतित होती है उतनी कोण से परावर्तित होती है। लेकिन ये जो टेबल जो हमने प्रयोग में लिए, ये समतल होनी जरूरी है, तभी वो इस नियम का पालन करेगी। तो जो परावर्तन के दो नियम है हमने ये पढ़े कि आपतित किरण, जो ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये आपतन बिंदु पर 90 डिग्री का कोण जिसे हम अभिलंब कहते हैं, ये तीनों क्या होनी चाहिए? एक ही तल में होनी चाहिए, तभी परावर्तन होगा, अन्यथा परावर्तन नहीं होगा। दूसरा, हमने ये कोण मापे कि ये जो कोण है इसको बोलते हैं आपतन कोण I, और ये है परावर्तन कोण R। तो कोण I बराबर आएगा कोण R के। तो प्रयोग के अनुसार तो दूसरा नियम क्या बनता है कि आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये प्रयोग है जिससे हमें ये सिद्ध होता है कि परावर्तन कुछ नियमों के अंतर्गत कार्य करता है। जो नियम है ये दो लिखे हुए हैं। तो ये तो हो गए परावर्तन के नियम की बात। अब हम पढ़ते हैं समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। हम रोजाना दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, तो हम अपना जो प्रतिबिंब दर्पण में देखते हैं, हम रोजाना सुबह नहाकर आते हैं तो बाल बनाते हैं तो दर्पण के सामने खड़े होते हैं, तो उसमें जो हमारा प्रतिबिंब जो हम दर्पण में देख रहे हैं वो कैसा दिखाई देता है, उसमें क्या क्या विशेषताएं होती है। तो पहली विशेषता ये होती है कि जो दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है अपना, वो हमेशा आभासी होता है और सीधा होता है। हम जैसे खड़े हैं, पैर नीचे रहते हैं, सिर ऊपर रहता है, तो हमारा प्रतिबिंब हमेशा कैसा दिखाई देता है? सीधा। और प्रतिबिंब हमेशा क्या दिखाई देता है? आभासी होता है। याद रखना ये कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब क्या होते हैं? आभासी। क्यों? क्योंकि वो उसमें जो प्रकाश किरणें हैं वो पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुई मिलाने पर प्रतीत होती है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। तो पहली विशेषता याद रखना कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। दूसरा विशेषता है कि प्रतिबिंब का जो आकार होता है, जैसे वस्तु, जैसे मेरी लंबाई जितनी है उतना ही लंबा मेरा उस दर्पण में क्या दिखाई देगा? प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो मैं तो हूँ वस्तु, या ये कहते हैं बिंब, वस्तु को क्या बोलते हैं? बिंब। तो मेरी जितनी लंबाई होगी उतना ही लंबा उसकी ऊंचाई है, वो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी। तो दूसरा नियम क्या होता है कि प्रतिबिंब का आकार या उसकी जो ऊंचाई है वो बिंब के आकार के क्या होती है? बराबर होती है। वस्तु की हाइट अगर 1 मीटर है तो वो 1 मीटर उसका प्रतिबिंब बनेगा, 2 मीटर है तो उसकी 2 मीटर का प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा है कि जैसे कि अगर ये दर्पण है, समतल दर्पण, अब कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है तो दर्पण से इस वस्तु की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी पर उसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो जितनी वस्तु की बिंब की दूरी होगी उतनी ही क्या होगी? प्रतिबिंब। तो ये तो बिंब दूरी है और ये प्रतिबिंब दूरी है। तो दर्पण में बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होती है? बराबर। तो प्रतिबिंब की दूरी है वो बिंब दूरी की क्या होती है? समान। अभी हमने पढ़ा हाइट, जितनी इसकी हाइट होगी उतना ही प्रतिबिंब की हाइट होगी, मतलब बिंब की ऊंचाई क्या होगी? प्रतिबिंब की ऊंचाई के समान होगी। दूसरा नियम ये पढ़ा था। चौथा है कि प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। अपन हम सामान्य दर्पण में देखते हैं
तो दर्पण में हमारा दायां भाग हमें बायां दिखाई देता है, बायां भाग हमें दायां दिखाई देता है। उसको बोलते हैं पार्श्व परावर्तन। उसको क्या बोलते हैं? पार्श्व, मतलब साइड है वो बदली हुई दिखाई। अगर आप दायां हाथ लगाओगे तो आपको प्रतिबिंब में वो दायां हाथ वो कैसा दिखाई देगा? वो बायां दिखेगा। तो कहने का मतलब चौथी विशेषता है समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब है वो पार्श्व परावर्तित होता है। तो ये हमने समतल दर्पण की जो 4 विशेषताएं पढ़ी। अगर इसमें कोई डाउट हो तो उसकी चर्चा हम बाद में क्लास में करेंगे, तब तक आप इसमें पढ़े। अब आगे हम पढ़ते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। अब हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? हमने समतल दर्पण के बारे में पढ़ा कि ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ सीधा मतलब एकदम समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है, मतलब जिस सतह पर प्रकाश गिरता है समतल, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे हम समतल दर्पण, एकदम सीधा होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। जो अपने घरों में चेहरा देखने के लिए हम काम में लेते हैं। और कुछ दर्पण ऐसे होते हैं जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल नहीं होगी, कैसा होता है? गोल होता है। जैसे ये है, जैसे ये हो गया, या गोल ऐसे भी हो सकता है। तो क्या है कि जैसे अब ये इसका परावर्तक पृष्ठ जिस सतह पर प्रकाश गिर रहा है वो कैसी है? सीधा नहीं होगी, कैसा है? गोल। और इस सतह पर परावर्तक पृष्ठ जिसमें प्रकाश गिर रहा है वो अंदर की ओर है, ये बाहर की ओर निकला हुआ है, ये अंदर की ओर है। तो सामान्यतः गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है, जिस सतह से परावर्तन होता है उस पृष्ठ वो पृष्ठ कैसा होता है? गोल। तो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण जैसे ये गोलीय दर्पण है, इसका एक सतह तो वो है जो बाहर की ओर उभरी हुई है, जैसे ये वाली सतह, और एक सतह वो है जो इसके अंदर धसी हुई है। अगर हम जैसे ये उभरा हुआ भाग है और दूसरा जो धसा हुआ भाग है, अगर हम उससे अंदर धसे हुए भाग की ओर या अंदर जो केंद्र की ओर जुड़ा हुआ भाग है उसकी ओर अगर हम पॉलिश कर दें और प्रकाश अगर इधर से आता है तो हम कौन सी सतह का उपयोग प्रकाश के परावर्तन में कर रहे हैं? जो सतह बाहर की ओर निकली हुई है उस सतह का उपयोग हम उत्तल सतह का उपयोग है, इसको उत्तल सतह बोलते हैं बाहर निकली हुई, और जो अंदर की ओर धसी हुई सतह उसको अवतल सतह बोलते हैं। अगर आप उत्तल सतह जो उभरी हुई सतह है उसका उपयोग परावर्तन के लिए करते हैं तो वो दर्पण कौन से कहलाते हैं? उत्तल दर्पण कहलाते हैं। और इसमें पॉलिश है वो पीछे की ओर करते हैं, सिल्वर की या एल्यूमिनियम की। अगर हम दर्पण में जो ये उभरी हुई सतह उधर पॉलिश कर दें और कौन सी सतह का उपयोग कर रहे हैं? जो अंदर धसी हुई सतह का परावर्तन में उपयोग कर रहे हैं प्रकाश के परावर्तन में, तो वो कौन सा होगा? अवतल। तो ये तो हो गया अवतल दर्पण और ये हो गया उत्तल दर्पण। अगर हम बाहर निकली हुई सतह का उपयोग परावर्तक पृष्ठ के रूप में करते हैं तो वो तो हो गया उत्तल दर्पण, और वह सतह जो अंदर की ओर धसी है उसका उपयोग यदि हम परावर्तन के लिए करते हैं और जो उभरी हुई सतह उस पर पॉलिश करते हैं तो उसको बोलते हैं अवतल। तो उत्तल की परिभाषा क्या होगी? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ है वो बाहर की ओर वक्रित होता है, बाहर की ओर निकला हुआ रहता है, बाहर की ओर गोल होता है, तो बाहर की ओर वक्रित होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ये वाला परावर्तक पृष्ठ है, ये किधर है? केंद्र की ओर वक्रित है, अंदर की ओर वक्रित है। किधर वक्रित है? केंद्र की ओर। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर मतलब केंद्र की ओर वक्रित होता है उसे हम कौन सा बोलते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये तो उत्तल दर्पण है जिसमें हम परावर्तक सतह का कौन सी सतह का उपयोग कर रहे हैं? उत्तल सतह का। और अगर हम अंदर धसी हुई सतह का उपयोग करते हैं तो वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। इसको हम अवतल दर्पण को ऐसे भी बना सकते हैं, इसको घुमा के
लेकिन पॉलिश किधर करनी है, इसमें किधर की हुई है, जो बाहर निकली हुई सतह, तो प्रकाश किधर से आ रहा है, इधर से। तो ये भी कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। इसको घुमा दिया हमने 180 डिग्री पे, तो ये हो गई उत्तल और अवतल की परिभाषा। अब हम एक अवतल दर्पण में एक अलग प्रकार के दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। अवतल दर्पण में जो वैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिक उपकरण जो होते हैं, उनमें सही मान प्राप्त करने के लिए जो अवतल दर्पण काम में ले जाते हैं, वो दर्पण कहलाते हैं अग्रविलेपी दर्पण। अब उन दर्पण की क्या विशेषता होती है, अभी हमने अवतल पढ़ा, जैसे ये अवतल दर्पण है, अभी हमने क्या पढ़ा, तो हमने पॉलिश किधर की, जो उत्तल सतह है उस पर की, जो उभरी हुई सतह उधर पॉलिश करते हैं और अंदर जैसे भाग का परावर्तन में उपयोग करते हैं। लेकिन जो अग्रविलेपी दर्पण होते हैं उसमें क्या करते हैं कि जैसे ये गोलीय दर्पण है, इसमें जो पॉलिश की जाती है एल्यूमिनियम की या सिल्वर की, वो अंदर धसे हुए भाग में की जाती है और इसी सतह का उपयोग, इस पे कलर नहीं करते, केवल पॉलिश करते हैं किसके, एल्यूमिनियम सिल्वर की, बाद में उसके ऊपर कलर नहीं करते, ताकि ये अगर हम केवल एल्यूमिनियम या सिल्वर की पॉलिश करें तो हम दोनों सतहों का उपयोग परावर्तन के लिए कर सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों में यथार्थ प्रेक्षण प्राप्त करने के लिए ऐसे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है जिसमें पॉलिश किधर की जाती है, अवतल सतह पर ही पॉलिश की जाती है और अवतल सतह का ही उपयोग परावर्तन में किया जाता है, परावर्तन के लिए किया जाता है। तो जिस सतह का उपयोग परावर्तन में करते हैं उसी सतह का ऊपर पॉलिश करते हैं। तो ये अवतल दर्पण जो होते हैं उनको बोलते हैं अग्रविलेपी दर्पण। तो वैज्ञानिक उपकरणों में यथार्थ मतलब सही प्रेक्षण प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण में उत्तल पृष्ठ, ये वो पीछे वाली पृष्ठ है, ये उत्तल है, ये पृष्ठ कौन सी पृष्ठ है, उत्तल पृष्ठ, ये पीछे वाली पृष्ठ, आगे वाली कौन सी है, अवतल पृष्ठ। तो उत्तल पृष्ठ पर पॉलिश करने के बजाय, परावर्तक आवरण लगाने के बजाय अंदर के जो अवतल पृष्ठ है उस पर परावर्तक आवरण लगाते हैं और ऐसे दर्पण को क्या बोलते हैं, अग्रविलेपी दर्पण कहते हैं। ये हमने आज गोलीय दर्पण शुरू किया है। इसमें हमने गोलीय दर्पण की परिभाषा पढ़ी, गोलीय दर्पण के प्रकार पढ़े, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, एक अलग प्रकार का पढ़ा अग्रविलेपी दर्पण। प्रकार तो ही होते हैं, ये भी एक अवतल ही है। वैसे हमने अग्रविलेपी दर्पण की परिभाषा पढ़ी। अब आगे हम गोलीय दर्पण से संबंधित अन्य परिभाषाएं पढ़ेंगे, फिर हम दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।